कोशिश है कि कम से कम 100 गांवों को पर्यावरण दृष्टि से आदर्श ग्राम बनाएं और 5 करोड़ पेड़ 2047 तक, जब भारत आज़ादी के 100 साल पूरे कर रहा हो, तो 5 करोड़ पेड़ तो लगने चाहिए। भारत का देश और धर्म के लिए दुनिया की किसी भी चीज को छोड़ने के लिए या मिटाने के लिए, अपनाने के लिए कटिबद्ध हैं, उससे समझौता नहीं हो सकता। बहुत लोगों को आंसू दे के आए हैं पहले, माँ बाप को, भाइयों को, परिवार को, बहुतों को, बहुत कुछ, अपना सब कुछ लुटाकर, अपना घर बर्बाद करके, अपने ही हाथों से आग लगा करके और दुनिया को खुशियां देने चले हैं। ये रास्ता बड़ा खतरनाक है। ये चाइना, पाकिस्तान जैसे लोगों के पास कुछ हो जाता है तो जो अमानवीय गतिविधियां आप देख रहे हैं, खैर, लेकिन भारत का शक्तिशाली होना, ये समझ लीजिए कि विश्व की ज़्यादा सेवा होगी। नमस्कार, मी अविनाश चिलेकर, पीसीबी टुडेमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे। पीसीबी कट्ट्यावरती आज आपल्याकडे एक सामाजिक विषयावरती चर्चा करणार आहोत। राज्यात नव्हे तर देशामध्ये ज्यांचं नाव आहे, असे ट्री मॅन म्हणून ज्यांची ओळख आहे, ते विष्णुजी लांबा आज आपल्याबरोबर आहेत। विष्णुजी, हमारे यहाँ आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। विष्णुजी आज हिंदीमध्ये आपल्याशी संवाद साधतील, तत्पूर्वी मी मराठीमध्ये त्यांचा पूर्ण परिचय आपल्याला करून देतो। पीसीबी कट्ट्यावरती आपण मॅक्झिमम राजकीय चर्चा करत असतो, पण आज एक सामाजिक विषय यासाठी घेतलेला आहे। विष्णुजी लांबा यांची सर्वदूर अशी ख्याती आहे। आयुष्याच्या 37 वर्षामध्ये 7व्या वर्षी ते घरातून बाहेर पडले, तेव्हापासून आतापर्यंत सलग 30 वर्ष जवळपास 1 कोटीच्या आसपास झाडं त्यांनी लावलेली आहेत। पर्यावरणाच्या मध्ये वृक्षारोपणाचं त्यांचं काम, त्याला दुनियेने सलाम केलेला आहे। देशाचे तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणवजी मुखर्जी यांनी त्यांना ट्री मॅन म्हणून संबोधलं आणि तेव्हापासून त्यांचं नाव ट्री मॅन विष्णुजी लांबा असे सर्वदूर पोहोचलेलं आहे। यांनी, लांबाजींनी फक्त झाडं लावलीत असं नाही, तर जवळपास 13 लाख झाडं तोडण्यापासून वाचवली आहेत। तितक्याच प्रमाणामध्ये त्यांनी 13 लाख झाडं ही लोकांना वृक्षारोपण करण्यासाठी सुद्धा दान केलेली आहेत। अशा प्रकारे पर्यावरण चळवळीतलं एक मोठं नाव, मोठी व्यक्ती आज आपल्या पीसीबी कट्ट्यावरती आलेली आहे। देशामध्ये, राज्यामध्ये वृक्षारोपणाच्या बाबतीमध्ये नेमकी परिस्थिती काय आहे, आपलं पर्यावरण आपल्याला काय सांगते, त्याबद्दल आपण त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत। लांबाजी हे मूळचे राजस्थानमधले आहेत। राजस्थानमध्ये त्यांचं काम मोठं आहे। त्याबरोबर त्यांनी आतापर्यंत जे काम केलेलं आहे त्याची राज्य सरकारने दखल घेतली, राजस्थानने दखल घेतली, महाराष्ट्र शासनाने विशेषतः दखल घेतली। यापूर्वीचे जे वनमंत्री होते आपले सुधीरजी मुनगंटीवार, त्यांनी त्यांची महाराष्ट्रातल्या वन खात्याचे ब्रँड ॲम्बॅसिडर म्हणून नियुक्ती केली होती। हे सुद्धा फार अभिमानास्पद आहे। त्यांच्या कार्याची ती एक पावती म्हणून त्यांच्याकडे ते ब्रँड ॲम्बॅसिडर म्हणून महाराष्ट्राची जबाबदारी संपूर्ण दिली होती। त्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यांमध्ये दौरा केला आणि तिथे सुद्धा वृक्षारोपणासाठी लोकांना प्रोत्साहन दिलेलं आहे। म्हणजे त्यांना सुरुवातीला झाडं चोरायची सवय होती म्हणून त्यांना पेड चोर म्हणायचे, पण नंतर त्यांचं ते कन्व्हर्जन झालं, ते बदलले आणि झाडं लावणारे लांबा असं एक त्यांचं नाव तयार झालं। म्हणजे पौधा चोर म्हणून चिडवायचे, पण नंतर प्रणव मुखर्जी यांनी त्यांना पौधा चोर नाही आहे, ट्री मॅन आहे असं एक शिक्कामोर्तब केलं। तेव्हापासून त्यांची ख्याती आहे। सोशल मीडियावर आपण कुठे गेला तर त्यांच्याबद्दल जर माहिती घेतली तर आपल्याला लक्षात येईल। इतकंच नाही तर वृक्षतोडी संदर्भात त्यांना अनेक वेळा संघर्ष करावा लागलेला आहे। जवळपास 3 वेळा त्यांच्यावरती हल्ला, प्राणघातक हल्ला झालेला आहे। तरीसुद्धा त्यांनी हा आपला नाद, हा आपला छंद, हा आपला सोडलेला नाही आहे। आजही रोज एक झाड लावायचंच आयुष्यामध्ये, रोजचा दिवस महत्त्वाचा आहे। रोज एक झाड आपल्याकडून लावलंच पाहिजे असा त्यांचा एक दंडक आहे। जर समजा आज खाडा झाला, उद्या खाडा झाला, तर त्याची भरपाई म्हणून उद्या परत 2 झाडं लावायची। अशा पद्धतीने ते मोठ्या प्रमाणावरती वृक्षारोपण करत आहेत। वृक्षारोपण करतात हा फक्त आपला महाराष्ट्रापुरता संदेश नाही आहे, तर देशासाठी ते फार मोठे एक पर्यावरण संरक्षणाचं, पर्यावरण संवर्धनाचं काम करतात। त्या हेतूनी आपण आज त्यांना खास पाचारण केलेलं आहे। लांबाजी, मुझे ये बताओ, आपने गए 30 साल से आपकी ये कैंपेन चालू है। मुझे ज़रा आपके शुरू से अभी तक क्या क्या आप करते, मतलब कैसा संघर्ष है उसमें? सबसे पहले तो
भारत के सबसे गौरवशाली प्रदेश के रूप में सम्मानित महाराष्ट्र राज्य की जनता जनार्दन को, सभी मराठी भाई बहनों को बहुत बहुत नमस्कार, आभार। और विशेष आभार पीसीबी कट्टा का, जिन्होंने इस मंच पर एक सामान्य भगवान को भी याद किया, जहां पर महाराष्ट्र की और देश की दिग्गज हस्तियां अक्सर आती हैं, सम्मानित होती हैं, आने के लिए तरसती हैं। बिल्कुल, वहाँ पर मेरे जैसे भगवान को भी आने का मौका मिला। 30 सालों की इस उबड़ खाबड़ डगर पर लड़खड़ाते ही सही हम चलने की कोशिश हमने की। 7 वर्ष की आयु में पहला पौधा मैंने माँ के साथ लगाने का मुझे अवसर मिला, और प्रकृति और संस्कृति के संरक्षण की अक्सर मैं बात करता हूँ। प्रकृति संरक्षण के संस्कारों के लिए मेरी माँ इसके लिए जिम्मेदार है। अच्छा, मेरी माँ की वजह से ही मैं इस रास्ते पर चला, और उनकी कृपा से ही मैं पर्यावरण के क्षेत्र में जुड़ सका, आगे बढ़। आपका प्रेरणा स्रोत माँ है? मेरी माँ है। पहला पौधा उन्होंने ही लगाना सिखाया, उन्होंने सारा बचपन में वो जो घर में लगाती थी वो देखते थे। कई सारी घटनाएं हैं। अच्छा, 30 सालों को 30 मिनट में नहीं संभव बांधना, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। संस्कृति संरक्षण का संस्कार देने का काम मेरे पूज्य पिताजी का। मेरे जीवन में अनेक हजारों भी, लाखों, 7.5 लाख वॉलंटियर दुनिया भर में कल्पतरुओं ने तैयार किए हैं। क्या बात। लेकिन हालांकि सब वफादार हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं का स्नेह मिलता है, सम्मान मिलता है। वर्षों से मेरे जैसे क्रेक आदमी को बर्दाश्त करना बड़ी उपलब्धि है, जो बर्दाश्त करते हैं। अच्छा, लेकिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा वॉलंटियर मेरे फादर, मुझे लगता है कि कैमरे के पीछे रह करके, और उन्होंने उम्मीद करते हैं ना माता पिता की शादी कर लेगा, वो भी मैंने नहीं की। अच्छा, जमीन जायदाद संभालेगा, वो मैंने संभाली। मकान संभालेगा, कुछ पैसा कमाएगा, लाएगा, उनको अपेक्षा ही नहीं है। वो इतने खुश हैं। मैंने बचपन में कहा कि मुझे सन्यास की दीक्षा लेनी है, तो बड़े खुश हुए। क्या बात है, ये तो गौरव की बात है। जाना चाहिए, हमारे तो परिवार की परंपरा है। तुम नागा सन्यासी होना चाहते हो, जूना खड़े जाना चाहते हो, जाओ। दीक्षा नहीं दी गुरुजी ने, मैं नहीं जा पाया। अच्छा। मैंने कहा मैं संघ में प्रचारक जाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ पर्यावरण का विकल्प होना चाहिए। लेकिन वो पर्यावरण का विकल्प नहीं था, तो मैंने अपना काम चलाता। अच्छा, तब पर्यावरण का विकल्प संघ में नहीं था? अभी है, 2-4 साल पहले। मैं 30 साल से कर रहा हूँ। तो यही सब लोग जो अभी आज संभाल रहे हैं, वो सब थे वहाँ पर उस समय, हमारे आसपास थे। अच्छा, किसी दायित्व के नाते। कुल मिलाकर के शुरुआत में गांव में शुरुआत हुई, और उसके बाद कुछ दिन फिर बुआ जी के यहाँ गए तो वहाँ भी पौधारोपण, आश्रमों पे गए तो वहाँ भी पौधारोपण। पेड़ पौधे और पशु पक्षियों का साथ छूटा नहीं, किसी भी परिस्थितियाँ कोई भी रही हो। दरखत परिंदों ने न मुझे छोड़ा, न मैं इस रास्ते को छोड़ा। डगमगाते ही सही, मैं डगमगाते ही सही, मैं गिरा पड़ा, लेकिन मैं बिल्कुल लेटा नहीं रहा कि बस तो मर जाऊंगा। परिस्थितियाँ कुछ भी रही हो, 3 दिन भूखा रहना पड़ा हो, कोई बात नहीं। 7 साल एक कुर्ता पजामा पहनना पड़ा हो, कोई बात नहीं। क्या बात है। माननीय धन प्रकाश जी त्यागी की बड़ी कृपा रही, उनका आशीर्वाद रहा। बाद में उन्होंने हाथ संभाल लिया, सर पे हाथ रख दिया, तो उसके बाद फिर उनकी कृपा रही। मेरे माता पिता और गुरु की बात सबसे बड़ा इस जीवन पर जिनका एहसान है। हालांकि वो जीते थे तो बोलते थे कि मेरा नाम मत लेना तुम किसी को। 103 साल के थे वो, और सबसे वृद्ध प्रचारक थे वो। तो मेरा नाम मत लेना, मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया है। तो तब तो डर लगता था उनसे बड़े, लेकिन अब वो नहीं रहे तो मुझे बड़ा बुरा लगता है कि मैं अंदर बचा के दबा के रखूँ उसको, कि एक व्यक्ति ने ऐसा भी कर सकता है कोई। तो उन्होंने मेरे पिताजी से कहा था एक बार, मेरे बड़े भाई का कोई कार्यक्रम था कहीं शायद कुछ, तो वहाँ मिल गए वो मेरे पिताजी को। उन्होंने कहा, श्रवण, अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो मैं विष्णु को ले जा रहा हूँ आज के बाद, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। और मेरे परिवार में प्रचारकों का, सन्यासियों का बहुत सम्मान है, बहुत। अच्छा। हाँ, बिल्कुल, उनका आदेश सर आंखों पे रहता है हमेशा। तो पिताजी ने उनको कहा कि मेरा तो पिंड छूटा। अरे कमाल है। मैं टेंशन मुक्त हुआ। तो उस दिन के बाद फिर मुझे पीछे देखना नहीं पड़ा कभी। मैं संघर्ष करता रहा, घर पे बहुत कम रहा। 7 साल की उम्र में शुरुआत की और धीरे धीरे आना जाना। 8वीं 9वीं क्लास के बाद तो बहुत कम गया। अच्छा। तो 2 साल में कभी जाता हूँ। पिछले साल गया था 1 घंटे के लिए, गाँव के चौराहे पर कार्यक्रम था 2 साल पहले, तो उस कार्यक्रम में गया और वापस आ गया। तब से अभी तक नहीं गया। कमाल है, मतलब घरदार तो चलता है, जाता हूँ, माता पिता की याद भी आती है, पर गाँव की मुझे गाँव बहुत प्रिय लगता है। मेरा बहुत प्यारा गांव है, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। खुद के अपने गांव में क्या किया आपने? गांव में मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बस चिल्ला रहा था, सोच रहा था कि मेरी आवाज़ इनके कानों तक होते हुए इनकी आत्मा में उतरे, लेकिन बहुत साल तक नहीं उतरी। फिर धीरे धीरे प्रणब मुखर्जी का जब आशीर्वाद मिला तो धीरे धीरे चीज़ें बदलती चली गई, और आज वो लोग इंतजार करते रहते हैं कब आएगा। नहीं, आप प्रणब मुखर्जी शुरू में जब वो बोलते थे कि शिकायतें थी ना कि हमारे पौधे चोर के ले गया, हमारा ही कर ले गया। वो कैसे शिकायत, मतलब किसने की थी ऐसी शिकायत? आपके घर में पौधा उगा हुआ है, हाँ। आप
आपके खेत में आप आम लगा रहे हैं, जामुन लगा रहे हैं, करोंदा लगा रहे हैं, मैंने आपसे जाकर कहा, एक बच्चा जाके मांगेगा कि 2 पौधे दे दो, अब आप नहीं दोगे तो फिर तो छीनना पड़ेगा ना। तो रात को चोरी करके ला देते हैं, इसलिए पौधा चोर। तो पौधा चोर एक नहीं की, ऐसा कोई घर ही नहीं पूरी पंचायत के अंदर जिसमें चोरी नहीं की, ऐसा कोई घर नहीं। क्या बात है, उस लेवल की। तो बचपन था, ठीक है जो भी है। अब जो चुराए बचपन में उनके हजारों लगा रहे हैं। 1.5 लाख फ्रूट प्लांट अभी किसानों के साथ मिलकर के वहाँ लगवाए। 4 ट्रक तो अभी इस बार अमरूद मेरे गांव के किसानों ने बेचे। 1.5 लाख फ्रूट प्लांट 1.5 लाख इस समय है गाँव में। कोरोना में एक भी पेशेंट नहीं गाँव में। क्या बात है, हाँ कोई पेशेंट नहीं। इतना सब कुछ, काफी चीजें बदल रही हैं। अच्छा। उस गांव में जहाँ पर एक पौधा फ्रूट का हम देख लेते तो पड़ोस के गांव में कहीं जाते तो हमको मिलता था। ये गांव में हमारे पास सनीला, शाम को जीवने जाते थे, कहीं जीवन ब्याह है, कोई बाहर वहाँ कुछ होता था, इस तरह की चीजें थे बचपन में। थोड़ा बहुत याद है मुझे, मैं गाँव में ज़्यादा रहा नहीं, लेकिन जितना रहा उतना मेरा ठीक है पोर्शन। अच्छा, गांव से बाहर निकले बाद में? बाद में 1 साल बुआ जी के यहाँ गया, वापस आया। गांव में भी मैं आश्रम पे रहा, गांव के तालाब पे। मेरे जो परम पूजनीय गुरुदेव रामचंद्र दास जी महाराज ने शरीर छोड़ दिया, देवलोक गमन कर गए काफ़ी समय पहले। उन्होंने मुझे धोना रमाना शुरू किया। वहीं 3 तिलक लगा था, बड़ी जटा कर ली और काफ़ी चीज़ें थी अलग। अच्छा। तो वो एक अलग जीवन था। वो आध्यात्म जगत की अनन्य श्रद्धा, वो अलग विषय में था, वो अलग विषय। वो विष्णु लामा मर गया। अभी पूरा पर्यावरण वो है, वो अंदर है। भारत का देश और धर्म के लिए, दुनिया की किसी भी चीज को छोड़ने के लिए या मिटाने के लिए, अपनाने के लिए कटिबद्ध हैं। उससे समझौता नहीं हो सकता। भारत के न धर्म से हो सकता है, न देश से हो सकता है, वो कभी नहीं हो सकता। मेरे पिता ने, मुझे याद है, मेरे पिताजी ने 2री कक्षा में पढ़ता था, मैं पढ़ता तो क्या, पढ़ाई के नाम पर तो मैं कलंक रहा हूँ हमेशा। मुझे दूसरी पढ़ाई कितने तक हुई आप? पढ़ाई तो BA कर ली मैंने, BGMC कर ली, लॉ भी कर लूंगा, और भी कुछ डॉक्टर भी थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे बन जाऊंगा मैं। लेकिन वो सब ठीक है, पढ़ लिख करके कर लेंगे डिग्रियां, वो किताबें रट करके क्या मतलब, पढ़ाई मन नहीं रहा कभी। लेकिन मुझे महाराणा प्रताप, शिवाजी, अशोक सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, दुर्गादास राठौड़, मीराबाई, ये मुझे लोग बहुत पसंद है। तो उस तरह की चीज़ें मैं पढ़ता रहा। अच्छा। तो देश और धर्म के साथ समझौता नहीं कर सकते। 2री कक्षा में मेरे पिताजी ने कहा था एक बार, मुझे याद है, जब हमारे घर में क्या माहौल ऐसा है ना, चारों तरफ आप दीवार पे देखेंगे तो आपको ये इन्हीं महापुरुषों के चित्र मिलेंगे आपको, भगवान से ज़्यादा। तो ऐसा माहौल रहा शुरू से। आप ताजुब करेंगे, पिताजी को मैंने पूछा कि ये कभी देश के खिलाफ अगर आप हो जाओ तो? देश के खिलाफ? मैंने कहा अगर देश के खिलाफ, तो बोले गोली मार देना मुझे। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? बोले तुरंत गोली मार देना, सोचना मत मैं बाप हूँ तेरा। मेरे पिता के संस्कार हैं। एक बात लोग किस रूप में लेंगे मुझे नहीं मालूम। 92 का लफड़ा चल रहा था, कुछ दिनों बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आना था, 2006 की बात है। जोधपुर में स्वामी जी के पास था, एक सन्यासी हैं, मैं उनके पास था। उनके आदेश था कि यहाँ कल्प वृक्ष और पौधारोपण करना है। तो मैं और मेरा एक मित्र था गौरी शंकर, हम दोनों साथ गए हुए थे। मेरी माँ का बड़े दिनों बाद फ़ोन आया, तो मैंने कहा हाँ माता राम। तो उन्होंने कहा, मारवाड़ी में कहा उन्होंने, तो खड़े थे, कहाँ पर हो तुम? तो मैंने कहा जोधपुर क्या कर रहा है, अपनी लैंग्वेज में बोला उन्होंने। तो मैंने कहा महाराज जी का आदेश था तो पेड़ लगाने। अच्छा ठीक है, तो तू वहाँ पर पढ़ा है, तुझे तो अयोध्या जाना चाहिए। मैंने कहा अयोध्या क्यों? बोले कोर्ट का फैसला आएगा, और कोर्ट ने फैसला दिया, कुछ बदमाश लोग हैं तो वो नहीं मानेंगे। तो मैं बोला तुम मौत के मुँह भेज रही है मुझे, मैंने मस्ती में कहा। तो बोले हम 7 भाई हैं, 4 बड़े ताऊ जी के, 3 हमें। उन्होंने कहा 6 भाई और भी है पीछे, तुरंत अयोध्या पहुंच। मेरी माँ के शब्द है ये, जो अंगूठा टेक है उसके शब्द हैं, तुरंत अयोध्या पहुंच अभी। और मुझे बता, मैंने कहा अभी तो आदेश नहीं हुए, कोई बात नहीं हुई, कोई सूचना नहीं है, क्यों ये करवाना है? ये मेरी माँ के शब्द हैं। कमाल है। तो मुझे लगता है कि इस युग में ऐसे माता पिता, ऐसा परिवार, मेरे भाई, मेरे जो भी आसपास के लोग हैं, जान छिड़कते हैं हमेशा। उम्र में छोटा हूँ, बड़े हैं, कुछ कभी कह भी देता हूँ तो बर्दाश्त करता हूँ। पूरा संस्कार आपको माता पिता और तुम्हारे रहा, फिर उस चीज को प्रबल करने का काम संघ की शाखा ने किया, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अच्छा। राणा प्रताप करते थे, राणा जी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। राणा प्रताप के खिलाफ एक शब्द मुझे बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे महापुरुषों की बदौलत जो कुछ है उनकी बदौलत है ना। बिल्कुल। आज जो कुछ है, अब वो उस समय जो चलता था, जो देख रहे थे, उसको पल्लवित पुष्पित फलित करने का काम शाखा ने किया। अच्छा। संघ की शाखा ने सिखाया। धीरे धीरे आगे पता चला कि
राणा प्रताप के बारे में पढ़ने का अवसर मिला, मीराबाई के बारे में पढ़ने का अवसर मिला। हमारे जिन सन्यासियों के आसपास में रहा, जिन प्रचारों के आसपास में रहा, मान्य भैया जी, मान्य जयदेव जी पाठक, बहुत पहले मान्य ब्रह्मदेव जी को देखने का अवसर मिला, सोहन सिंह जी को देखने का अवसर मिला। अच्छा, संघ संस्कार प्रकाश जी त्यागी, मतलब बड़ी कृपा रही। वो भगवान मेरे लिए, मेरे माता पिता और मेरे गुरु के बाद वो भगवान बन के मेरे जीवन में आए। अच्छा। सुबह 4 बजे संघ के हमारे प्रचारक हैं, आपने पुस्तक का नाम सुना होगा, पाथेकण। हाँ, पाथेकण पुस्तक आती है, उसके संपादक है मान्य माणक जी भाई साहब का फोन आया सुबह 4 बजे। वो संघर्ष की बात बता रहा हूँ मैं। मान्य माणक जी भाई साहब का फोन आया, विष्णु कहाँ पर हो? मैंने कहा बस। तो बोले भाई साहब को याद आ रही है तुम्हारी। तो मैंने कहा उनका स्वास्थ्य ठीक है? बोले हाँ। तो बोले उनका ऐसा कहना है कि तुम्हें ठंड लग रही है। ये उस समय कहना था। सुबह 4 बजे उनका फ़ोन आया। 4 बजे ये उस समय की बात है जब एक दरी मेरे पास थी, आधी दरी में ऑर्डर रखा था, आधी को मैंने सो रहा था। मैं सोच रहा था हे भगवान उजाला हो जाए, बस सूरज उग जाए, वरना प्राण निकल जाएंगे। अब बर्दाश्त नहीं होती सर्दी। मतलब बता रहा हूँ, आज तो फिर ठीक है, मैं भगवान की कृपा है, आज तो मैं बता सकता हूँ। आंसू दिखाते हो तो लोग सौदा करते हैं ना, तो मैंने नहीं दिखाए, कई सालों तक नहीं दिखाए। 20 साल 6 बाई 6 के कमरे में रहा, जिसके ऊपर सिर्फ एक दरी है बिछाने की, बाकी कुछ कभी मैंने गद्दा नहीं प्रयोग किया, कभी मैंने रजाई नहीं ओढ़ी, सिर्फ एक कंबल गुरु महाराज का दिया हुआ और एक दरी, एक कोई सन्यासी थे कालूराम जी, उनकी दी हुई दरी, आज भी 18 साल से वही दरी है। विष्णु जी वाकई में फिर चलता कैसा अपना ये सब? आदत पड़ जाती है साहब आपकी, आपको मजा आने लगता है। फकीरी का मजा लेने के लिए तो जिंदगी बर्बाद करनी पड़ती है। ये ऐसे माहौल में बैठ करके हम कल्पना नहीं कर सकते ना। हम तो यही जानना चाहते हैं, आपने अभी तक यहाँ 30 साल आप ये कर रहे हैं, ऐसा कभी मन में आया कि नहीं बस या भी काम? कई बार लगा कि आत्महत्या कर लें, कई बार लगा, लेकिन सामने जब ऐसे लोग थे, और राणा प्रताप ने क्या देखो, आप घास की रोटियां खा ली ना। बिल्कुल। 30 साल में ब्लड कैंसर में मर गए विवेकानंद। टैगोर के साथ क्या हुआ, कालिदास के साथ क्या हुआ, महापुरुष और बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ क्या हुआ। आप जिस रास्ते पर चल पड़े हो, उसको संघ में एक शब्द आता है, कभी आपने सुना होगा, कंटका किरण मार्गम। संघ की प्रार्थना में है, संघ की प्रार्थना में ही वो, हाँ प्रार्थना में है वो, कंटका किरण मार्ग। ये कांटों वाला रास्ता है, आपको चलना पड़ेगा। आप पर आरोप लगेंगे, प्रत्यारोप लगेंगे, और लगे। कुछ दिन पहले आरोप भी लगाया किसी ने। क्या आरोप लगे थे? कई सारे आरोप लगे मुझ पर कि ये करोड़ों खाता है, ये करता है, वो करता है। मेरा खाता कंगाला गया पुलिस के द्वारा। 68 रुपए थे पिछले 7 साल से मेरे खाते में, 68 रुपए। मैं जिस गाड़ी में बैठ के आया हूँ, वो गाड़ी तो किसी और की है ना। यहाँ के मैंने मान लो पुणे कलेक्टर को निवेदन किया कि कलेक्टर साहब परिचय है, तब चलते हैं, उधर चल रहे हो आप सताया। और मेरी आदत है रास्ते में, मैंने मान लो अभी तो सोशल मीडिया 6 महीने से नहीं यूज कर पा रहा हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है, जंगल खूब लगा रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल। अब मैंने लाइव कर दिया उसको। अब मैंने लाइव कर दिया, मैंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई, कलेक्टर साहब की नहीं दिखाई, किसी की भी नहीं दिखाई, साथ वाले सिर्फ जंगल दिखाया। मैंने जंगल दिखा दिया और गाना बजा दिया, इसे इधर गाना लगा दिया कुछ भी। अच्छा। तो म्यूजिक के साथ एक फ्रेम जा रहा है पब्लिक में, बराबर। तो वो जो महामूर्ख आदमी है उसको क्या लगेगा, गाड़ियों में घूम रहा है। अबे पागल, मैं ट्रेन के मतलब जनरल डिब्बे में आया हूँ, वो कलेक्टर की गाड़ी है, मेरी नहीं है, लेकिन उसकी दिमाग फीड हो गया। फिर कुछ लोग ऐसे पोषित करने आ जाते हैं, ऐसे लोग रहते हैं समाज में, ऐसे लोग। तो ये सब चीजें, ये वो देखो, अपनी डिक्शनरी में डर नाम की चीज नहीं है। खुददारी अगर जिंदा है, पारदर्शिता है जीवन में, तो आप आंख में आंख डाल करके बात कर सकते हो। चाहे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे वो परम पूजनीय सरसंघ चालक मोहन भागवत जी हो, चाहे दुनिया की कोई ताकत हो, बिल्कुल, या वो आम हो, कोई खास हो, आप अपनी जगह सही हैं तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये है आपको एक दिन जान तो देनी है। अब वो तो सबको है। अब वो पड़ोसी लेगा आपकी जान या परमात्मा लेगा, ये तो वक्त बताएगा। आप अपने खुले हाथों से काम करते रहिए, जितनी सांसें हैं उसने बख्शी है तो वो चलेगी। मुझे एक बताओ, आप पर 4 बार हमला हुआ है, मतलब क्या क्या रीजन क्या थे? रीजन अवैध खनन, हरे पेड़ों की कटाई, ज्यादातर तो स्पेशली तो बनास नदी जो हमारे टोंक में बहती है। हाँ। बनास ने हमको पाला है, हम उसकी कोंख में पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं। अच्छा। हम उसके पानी को पीकर बड़े हुए हैं, उसके कोई कोंख में चाकू मारेगा तो कैसे बर्दाश्त करेंगे? आपने क्या किया? हमने विरोध किया, सांकेतिक तरीके से किया, नहीं माने तो हमने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, हमने प्रदर्शन किए, संवैधानिक तरीके से किए। अच्छा, पूरी संवैधानिक? बिल्कुल, कभी हथियार नहीं उठाया, न कभी उठाने का कुछ है। लास्ट टाइम तो जब मेरे 2 साल पहले जब हमला हुआ मेरे गांव के चौराहे पर, जब जानलेवा हमला हुआ, तब तो मैंने स्टेटमेंट में दिया, मैं कायम हूँ उस बात के ऊपर।
जान बचाने के लिए तो माननीय न्यायालय बोलता है कि अगर आपको जान बचाने के लिए हथियार उठाना पड़ा तो बेशक उठाएंगे। उसमें हमें जरा डिटेल में बताए ना, पहली बार मतलब ये 4 बार हमला हुआ है, पहली बार कैसे में हुआ, क्या कारण क्या था और कैसे? अवैध खनन, सारी बजरी निकाल ली गई। अच्छा। किनारे पर हमारे किसान जो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं उनकी खेती गायब हो गए, खेती गायब हो गई, खेत गायब होंगे। आप मिट्टी निकालते रहो, नीचे चले गए। आपको कोर्ट माननीय न्यायालय ने कहा 3 फीट से आप बजरी निकालो, आप 150 फीट से निकाल रहे हो। अरे कुएं बना दिया आपने, कुछ बचा ही नहीं है। फिर आपने प्रकृति से जो ले रहे हो वो लौटा हो ना उसको। हमने ये कहा कि न्यायालय ने आपको कह रखा है कि आपने यहाँ कुछ डैमेज किया है तो आप पेड़ लगा करके उसको संरक्षित करते हैं ना, तरीका है ना। इस धरती से उठा करके मिट्टी आप किसी और ग्रह पे तो लेके जा नहीं रहे हो, यही ले जा रहे हो। इतना सा कर दीजिए कि जो जहां से जितना आप प्राप्त कर रहे हैं उतना उसको वापस भर दीजिए। ये ध्यान रखिए। ये कोरोना जितना नाटकबाजी दुनिया में हुई, ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का तो नतीजा रहा। बिल्कुल। तो वहां पर इस तरह का फिर बाद में जब हमारे साथी मिलकर के कोर्ट में चले गए तो न्यायालय ने जब बीच में रोक लगा दी बजरी पर, आपको पता होगा। हाँ, तो पूरे देश में तहलका मच गया। अब हम निशाने पे आ गए। गांव में जो हमने पेड़ लगाए लोगों ने वो काट दिए कहीं पर, अरे बाप, कहीं और जगह लगाए किसी ने वो काट दिए। एक पंक्ति है कि सत्य की रक्षा उन्हीं को सौंप दी मैंने, सत्य की रक्षा उन्हीं को सौंप दी मैंने, सत्य साहस्य जिन्हें कहना नहीं आता, पेट के बल लेट कर मैं रोता नहीं, इससे लोग कहते हैं मुझे कहना नहीं आता, क्या बात है, संसार में रहना नहीं आता। क्या बात है। तो है, चीजें होती हैं, आप अपनी जगह कायम रही है, उसके ऊपर है हमारा आदमी से मेरी लड़ाई नहीं है। कोई इंसान, कोई परिस्थिति, कोई किसी बात का डर वो मेरी डिक्शनरी में नहीं है, वो मुझे नहीं हरा सकते। मेरी लड़ाई उससे है। अगर वो है दुनिया में, अगर स्वर्ग है दुनिया में, तो हमने इतना तो कर लिया है कि एक 50 गज का प्लॉट हमारे लिए उसके स्वर्ग में रजिस्टर्ड है, लेकिन हम उसको आज भी और वहां जाने के बाद भी कहेंगे तेरे प्लॉट में नहीं रहना है, उसी भारत में रहना है जहां भगत सिंह अशफाक जैसे पैदा हुए, वहीं जाएंगे, वहीं वापस मिटेंगे, वहीं मरेंगे मिटेंगे उसके लिए। बिल्कुल गौरव की बात है। मैं भी विदेश से लौटा हूँ, कहाँ गए? बड़ी योजना के लिए कहीं गया था मैं, लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ी नदी के लिए काम किया, काफी चीजें हुई। कहाँ, कौन से देश में? ये है मामला, कई सारी चीजें हैं, कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं चैनल अच्छा, पर नहीं अच्छा। बताना चाह रहा। लेकिन अभी वहां हमने कुछ चीजें शुरू करी हैं। आपको ताजुब होगा कि वहां के लोगों का सपना है भारत आना एक बार। क्या बात है। लोगों ने कहा अलग अलग जगहों पर, मैं कहीं एक जगह चाइना बॉर्डर पे कहीं थे हम उधर, तो वहाँ उन्होंने लोगों ने कहा कि इंडिया से हो, अच्छा अब बैठी थोड़ा वो जो समझते थे उस इतना उन्होंने बिठाया, जो जानते थोड़ी बहुत। आप कल्पना नहीं कर सकते लोगों के लिए भारत क्या है। दुर्भाग्य इस बात का कि कुछ लोग यहीं रह करके यहीं उनको ही मालूम नहीं खाते हैं और यहीं का कार्यक्रम उनका रहता है। अब तय कर लिया हमने, आधी तो कट गई, ठीक है ना, 35 हो गए, 70 आदमी मुश्किल से चलता है। वो बाकी जो 30 बचे हैं वो तो फिर वो वानप्रस्थी वाले हैं, वानप्रस्थी वाले है ना। तो 30 और अभी काम करना है, 35 और काम करना है चल करके। तो मुझे लगता है कि जितना परोपकार कर सकते हो, रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने अंतिम में लिखा, परोपकार आए पुण्य है पापा है पर परिणाम। सवाल नहीं आता, परोपकार करते जाइए, वो करते रहिए। महाराष्ट्र के ब्रांड एम्बेसडर आपको चुना गया, मतलब वो जरा मुझे बताओ ना, और उसके बाद में क्या आपने क्या किया? मतलब गोविंद की जब कृपा होती है आपको आगे से आगे अवसर मिलते चले जाते हैं। मैं एक एक पौधे के लिए गांव में भटका हूँ, तरसा हूँ, लोगों के सामने गिड़गिड़ाया हूँ, रोया हूँ, भूखा नंगा भटका हूँ एक पौधे के लिए। उस पौधे को कहाँ लगाना था, दूसरों की जमीन पर लगाने के लिए भटका हूँ मैं। उस दौर में मैंने पर्यावरण का काम शुरू किया था, जहाँ पर मेरे नाम सामने सुंदरलाल बहुगुणा ऐसे 1-2 नाम को आते थे, अमृता देवी बिश्नोई, और कोई नाम नहीं आता था। आज तो जिसके पास 2000 का मोबाइल है वो भी एनवायरमेंटलिस्ट है। कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने अबाउट स्टोरी में जाकर के एडिट करना है, आपको एनवायरमेंटलिस्ट लिखना है बस, और एक पौधे के साथ फोटो खींच के रील लगा दो, वहाँ पे हो गया एनवायरमेंट, बस हो गया। आपको अवार्ड देने वाले मिल जाएंगे। मैं ऐसी सैकड़ों उदाहरण सबूतों के साथ दे सकता हूँ। उन महिलाओं को, कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि उनको अवार्ड मिला क्यों है, और उनको रोज मिल रहे हैं। आप कल्पना करो, मैं तो भला हो प्रणब मुखर्जी का, जिन्होंने एक उनके कारण शुरुआत हो गई। तो इस तरह से एक कारवा चल रहा है, और मुझे लगता है कि शायद आगे भी। महाराष्ट्र के ब्रांड एम्बेसडर करके आपके, मैंने कहा ना, ईश्वर की करुणा जब होती है। नहीं, आप कहाँ घूमे? मतलब सबसे पहले मैं जयपुर में था,
अच्छा। उस दिन मैं जयपुर में था, पर्यावरण का काम कर रहे थे। मेरे पास से महाराष्ट्र के आपके माननीय वन मंत्री आदरणीय सुधीर मुनगंटीवार साहब, उन्होंने कहा कि भाई हमें जमीन स्तर का व्यक्ति तलाश थी और आपका नाम सामने आया और महाराष्ट्र राज्य आपकी सेवाएं लेना चाहता है। क्या बात है। महाराष्ट्र शासन को आपकी सेवाओं की आवश्यकता है। तो थोड़ी देर के लिए तो मुझे विश्वास नहीं हुआ सुधीर बाबू जैसा बड़ा आदमी फोन करे एक सामान्य आदमी को। अच्छा, मैं उनको जानता था, 2014 में आया था। हाँ। तो उन्होंने प्लांटेशन खूब कराया उन्होंने पहले भी, अभी भी सुधीर बाबू पर्यावरण के लिए एकदम जुनूनी आदमी है। नहीं। तो सुधीर बाबू ने जब प्लांटेशन करवाया तो मेरे को सोशल मीडिया के थ्रू तो पता था ही। 2014 में बासगढ़ जी रिकामे साहब और ये सब लोग उधर काम कर रहे थे, तो हम लोग वहाँ पर आना हुआ तो हमें पता था, क्योंकि मैंने उस समय 2014 में घोषणा कर दी थी यहाँ पर कि पिंपरी चाफेकर बंधुओं का जो चिंचवड़ है, तलेगांव जो शहीद विष्णु गणेश पिंगले का गांव है, और राजगुरु नगर जो राजगुरु कम से कम 3 गाँव हम आदर्श ग्राम बनाए, हम अपने दम पर बनाए बिना किसी गवर्नमेंट डोनेशन के, क्योंकि सरकार हमें अनुमति दे, ऐसा मैंने वहाँ कहा था। तो शायद कहीं की बात पहुँची होगी कुछ चीज़ें। सुधीर बाबू ने बुलाया, जाना हुआ। और सबसे बड़ी बात बाघ बचाओ परियोजना में अमिताभ बच्चन सदी के माना है, कहे जाते हैं। मैं तो फिल्म में नहीं देखता, खैर रवीना टंडन जी को उनको पद्मश्री मिला है, तो उनको बोरीवली संजय गांधी नेशनल पार्क का ग्रीन आर्मी का काम शुरू हो रहा था। सचिन तेंदुलकर को वो काम दिया जा रहा था, वो मना कर दिया, तो एक सामान्य बागवान को भी 4 कदम इस शिवाजी महाराज की गली में चलने का मौका। क्या बात है। तो चले, पूरी ताकत के साथ चले और चल रहे हैं। सुधीर बाबू ने करोड़ों पौधे लगा करके इतिहास रचा। 2 करोड़, मुझे लगता है 2 करोड़ नहीं, 2 करोड़ एक साल में 2 करोड़ उनका टारगेट था। पहले 33 कोटी रखा, उसके बाद में फिर बढ़ाया, और उसके बाद में 50 करोड़ 52 लाख का उनका रिकॉर्ड बनाया। दुनिया के कई देशों ने, यूनाइटेड नेशंस ने उनको अवार्ड दिया है, कई जगहों पर सराहनीय रहा है। आप सिंहगढ़ में जाइए, मैं देख के आया हूँ। मैं किसी मंत्री की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सुधीर मुनगंटीवार जी की मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ। नहीं, उनके काल में कुछ नहीं चाहिए, मैं चैनल पर बोल रहा हूँ। सुधीर बाबू से मैंने 1 रुपया नहीं लिया है, अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट सेवाएं दी है इस राज्य को। क्या बात है। फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं कहीं जाता हूँ लेता ही नहीं हूँ। मध्य प्रदेश में मामाजी की सरकार में छोटा मोटा सेवा करने का मौका मिला, महाकाल के सामने शिप्रा नदी हो, नर्मदा जी हो, चंबल का बीएड हो, या और कोई डिस्ट्रिक्ट हो। अच्छा। आप पूछिए मामाजी से, शिवराज सिंह जी की, या वहाँ के वन मंत्री से, आना जाना रहना खाना बस ठीक है। नहीं, वो बात अलग रहती है। ब्रांड एम्बेसडर करके इसलिए करना, कौन बचेगा? और लेके जाऊंगा तो कल हम सफर में रहते हैं, जाने कब जिंदगी की शाम तमाम हो जाए, क्या होगा उस फंडे का। ऐसे नहीं। उसमें जो पौधे लगाते हैं उसमें मेडिसिनल प्लांट कितने रहते हैं? मतलब पौधे लगाते वक्त आप ऐसा कुछ सोचते हैं? पहली बार, हाँ, मतलब मेरी नजर में कौन सी धरती पे कौन सा मेडिसिनल प्लांट है? हाँ, अच्छा। या हमारी कमी है कि हम जानते नहीं है उस किस काम का है। या हमारे सामने बार बार आता है तो हमें लगता है नॉर्मल है यार, समझ रहे हो ना? आप देखते हो नीम, अरे यार चलो ठीक है, आपके सामने कोई आएगा, कोई उसका एप्पल का पौधा आ जाएगा, चीकू का आ जाएगा कोई, तो आपको लगेगा थोड़ा कुछ 2 मिनट आप ठहर जाएगी आपकी आंखें। नीम पे नहीं ठहरती है। तो हर पौधा आयुर्वेदिक औषधि का है, हम उसका मतलब नहीं जानते होंगे, फिर भी जिसको मेडिसिनल प्लांट लोग कह सकते हैं, ऐसे लगभग 200 प्रकार के पौधे आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने एक स्पेशल नर्सरी तैयार की है। अच्छा। उसमें शतावरी भी है, अश्वगंधा भी है, कालमेघ भी है, गिलोई भी है, नीम भी है, पत्थर चट्टा भी है, सब पौधे हमने लगाए। और स्पेशली जो विलुप्त होती प्रजातियां हैं आपके यहाँ पर, विलुप्त कौन सी विलुप्त होती जा रही, कौन सी विलुप्त? जैसे आपके मांग, भारतीय परंपरा में मांग भरती शक्ति जो शादीशुदा है वो मांग भरती है। हम बालाजी को, भैरव जी को, घुमिया जी को चोला चढ़ाते हैं शनिवार को, मंगलवार को, पूरा 100% केमिकल है। हाँ। लेकिन आज कई जगहों पर ऐसी भी शिकायतें आने लगी कि कैंसर तक हो गया, महिलाओं को सर भारी रहने लग गया। हजारों साल पहले से फल प्राप्त होता था, अभी वो सिंदूर अभी हम कल लेके आया हूँ मैं, हम लगाया कई जगह, हमारे यहाँ पेड़ लगाया हमने तो 2.5 मण एक पेड़ पे उतर रहा है। और आप खोलेंगे फल तो उसको आपको मेरे गूगल पे यूट्यूब करेंगे तो आपको मिलेगा। सिंदूर का पौधा, सिंदूर जैसे पौधे हैं, रोहिड़ा, बहेड़ा और कोई कई सारी प्रजातियां। फोग का नाम आपने सुना होगा? हाँ, फोग का नाम सुना है। राजस्थान में एक फोग स्पेशली डेजर्ट में होता है। फोग एक प्रकार की झाड़ी टाइप का पौधा होता है, वो समाप्त होता जा रहा है। राजस्थान के लोगों को नहीं पता ज्यादातर को फोग क्या है। अभी हमने फोग का रायता बनाकर खिलाना शुरू किया लोगों को। क्या बात, 20-25 पौधे तैयार किए हैं। मतलब ऐसी प्रजाति नष्ट होती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की जो रिपोर्ट लास्ट ईयर थी, विश्व की 10 लाख पेड़ पौधे और पशु पक्षियों की प्रजातियां समाप्त होने के कगार पर हैं या समाप्त हो चुकी हैं। आपके दादाजी के समय, आपके दादाजी तो खैर शायद नहीं रहे होंगे, दादाजी के समय जो
दरखत परिंदे थे, जो जानवर थे, उनमें से कई सारी प्रजातियां आज नहीं है। नहीं है। मेरे गांव में सावन की डोकरी बोलते थे, मेरे रेड कलर का कुछ आता है बरसात में, बड़ा प्यारा लगता है वो जीव। छोटा रहता है, उसको बोलते थे सावन की डोकरी। वो हाथ में लो, क्या बोलते हैं यहाँ पढ़े लिखे लोग, मुझे नहीं पता, हम तो बाड़ी लोग हैं, बागवान लोग हैं, तो वही नजर नहीं आती। सिटी में तो नहीं आती, गाँव में तो खेतों में फिर भी अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। हमारे गांव में एक नाव का पौधा होता है, हम बोलते हैं बचपन में नाव। हाँ। पत्ती होती है, झाड़ी सी होती है। आपको बुखार आ गई, उसके 2 पत्ते खा लो, आप कड़वे बहुत लगते हैं लेकिन बुखार उतर जाती है, आज भी उतर जाती है। मतलब हर एक पौधा मेडिसिन प्लांट है। विलुप्त होती प्रजातियों को बचाने का काम, आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जानने का, उनको लगाने का, लोगों तक पहुंचाने का काम। और ये जितना हो सकता है ये उन हालातों में हुआ जहां पर आपके पास कुछ नहीं है। विष्णु जी, इसमें गवर्नमेंट कितना सहयोग देती है आपको, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट? चंद लोगों की बात छोड़ दूं मैं, सुधीर भाव की बात छोड़ दीजिए। सुधीर भाव एक विरले नेता है महाराष्ट्र के, इसमें कोई दो राय नहीं है, उन्होंने कभी निराश नहीं किया। और लोगों से भी संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारी यूनाइटेड नेशंस के एनवायरमेंट चीफ एरिक सोलिम साहब के कारण आदित्य भाई ठाकरे से के साथ या और लोगों के साथ में बड़ा स्नेह मिलता है। मेन बात यह है कि सरकारों का सबसे बड़ा सहयोग यह है कि हम जो कर रहे हैं उसमें आप उंगली मत कीजिए। हाँ। आप हमें सहयोग मत कीजिए, हम जो कर रहे हैं उसमें आप उंगली मत कीजिए। हमें छेड़ोगे तो फिर दिक्कत होगी, आपको भी दिक्कत होगी। हमें मत छेड़ो, हमें अपना काम करने दो, हम गलत नहीं कर रहे, ये हम अपने आप से वादा करके आए हैं। लेकिन आपको कैसा अनुभव है ऐसा कोई? बहुत अनुभव है। ये सरकारों में क्या, सरकार में चोर और भ्रष्ट अधिकारी जो बैठे हुए हैं राजस्थान सरकार में, क्या उनका हाथ नहीं है हमला करवाने में? अच्छा, क्या मंत्रियों का, नेताओं का हमला नहीं है? किसी आम आदमी की औकात है? नहीं, आम आदमी की औकात है विष्णु हमारे सामने आके बोल जाएगा? नहीं, वो पागलों की पागल हम। कौन करेगा बताइए आप? क्यों, कारण क्या होगा? कारण उनको करोड़ों रुपए मिल रहा है बनास निधि से। अच्छा, उनका दुकान बंद हो रहा है, ऊपर तक जा रहा है पैसा। बड़े बड़े IAS IPS अधिकारी शामिल है उसके अंदर, बड़े मंत्री शामिल हैं। अरे बाप रे, सत्य की रक्षा कौन करेगा? सच कौन बोलेगा? काणे को काणा कौन कहेगा? लंगड़े को लंगड़ा कौन कहेगा? माया तेरे 3 नाम, परशु परशु परशुराम। जिसकी जितनी माया है उतना ही सब उसकी दुनिया में आपको काया दिखाई देती है, फैलती है। बिल्कुल। आपने पर्यावरण के खिलाफ, पर्यावरण का ये बात अपनी हो गई, लेकिन चंबल में आपने डाकू लोगों के साथ भी कोई सहयोग किया, और कुछ डाकू जो इसने डके थे कि नामचीन, उनको भी आम आदमी। चंबल में हम बचपन में फिल्मों में देखा हमने डाकू। हाँ, डाकू। मेरे पिताजी को मैंने पहली बार कहा था एक बार कि मुझे डाकू देखना है। अच्छा। और ट्रेन लूटते हैं ना फिल्मों में। हाँ, फिल्मों में देखा आपने। मेरा ननियाल है कि सरदा गाँव, नाना जी वहीं से थे, संदेड़ा चले गए बाद में। तो मुझे वहाँ शिवाड़ स्टेशन पे वो बचपन में पहली बार ट्रेन दिखाई, तो मुझे याद है कि बहुत देर तक मैं उस ट्रेन को पीछे तक देखता रहा कि अभी रुको बाबूजी, रुको, चल आ जा। मैंने रुको, भी थोड़ी सी दिख रही है, जा रही है। वो जब खत्म दिखना वो बंद हो गई, तब मैं आया था। अच्छा। मैंने पहली बार फ्लाइट पिताजी ने जयपुर में दिखाई थी। आधे उनका कंधा में लाल हो गया था, कंधा मेरे को बिठा रखा था उन्होंने दीवार पे से मुंडी करके, और हवाई जहाज के हवाई अड्डे के बाहर से वो दिखा रहे थे कि आने वाली आई। हमने देखा और फिर मैं नीचे उतरा। पिताजी कंधों में बैठ के जो एरोप्लेन देखने का मजा था, वो अभी मैं रोज फ्लाइट में घूमता हूँ आए दिन, वो मजा नहीं आता। मैंने एयरपोर्ट डायरेक्टर को बोला, CICF चीफ को मैंने कहा, मैंने कहा वो कोने में खड़ा होकर के, जहाँ मैंने प्लांटेशन फ्री किया मैंने जयपुर एयरपोर्ट पे, मुझे अवार्ड भी दिया उन्होंने, पासपोर्ट भी दिया, फ्लाइट भी दी फ्री की, वो मैंने दिखाया उनको कि यहाँ खड़ा होकर मैंने सब किया था। तो चंबल में जाने का अवसर इरफान भाई के कारण मिला। अच्छा, इरफान भाई अपने इरफान खान फिल्म। हाँ। इरफान भाई टोंक के रहने वाले हैं, हम भी टोंक के हैं। अच्छा। इरफान भाई की फिल्म आई पान सिंह तोमर। उस फिल्म को देख करके ये पता चल गया कि फौज का सूबेदार बीएड का बागी बन सकता है। तो ये समझ में आया कि युवा मार्गदर्शन के अभाव भटक रहा है, कहीं न कहीं खिलवाड़ हो रहा है। दूसरा, दस्यु जिनको आप डकैत बोल रहे हैं, दस्यु जो है वो जब बीएड में थे, जब उन बंदे बंदूक सरेंडर नहीं किया, जब जंगल नहीं छोड़ा, तब तक जंगल पूरा सुरक्षित था। अच्छा। कोई आता ही नहीं था डर के मारे। नहीं। उन्होंने जैसे ही बीएड छोड़ा और सब भूमाफिया, खनन माफिया, पर्यावरण माफिया, और सब जंगल पे टूट पड़े। उन दस्युओं को जाकर के, जिनको आप डकैत बोलते हैं, उन डकैतों को जाकर के समझाना था कि जब पुलिस आती थी, मुखबिर आता था, तो कौन बताता था तुम्हें क्या आ रहा है? बोले हम तो पशु पक्षियों की आवाज से पता चलते थे, कोई आदमी आ रहा है। मैंने कहा पशु पक्षी तुम्हारे खतरे में है।
छुपते कहाँ थे, जंगलों में, वो खतरे में है। चलो, तो अवैध, मैंने जयपुर में कहा था, मेरा स्टेटमेंट है, अवैध खनन के नाम पर एक कंकर नहीं उठेगा, अवैध शिकार के नाम पर चींटी नहीं मरने देंगे। चंबल से लेकर चित्रकूट तक पूरी बीहड़, कोई 2-4-5 किलोमीटर का बेल्ट नहीं, पूरा इन्हीं दस्युओं के दम पर। क्या बात है। आप ताजुब कीजिए, अवैध खनन के नाम पर एक कंकर ना उठे, वन्य जीव के शिकार के नाम पर एक चींटी ना मरे, एक पेड़ का पत्ता ना कटे, ये कैसे संभव था? हमने कहा माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री जी के पास हम खूब कई बार आए। वो व्यस्त रहे, अलग बात है, उनकी सेवाओं का लाभ हम नहीं ले सके शायद, वो अलग बात है, खैर, लेकिन अनुभव है। हम कुछ मांग नहीं रहे थे, हम तो कह रहे थे इनको कि उनको वन बंधु नाम दे दीजिए, बस वन बंधु। हाँ, क्या बात है। मतलब बोलिए, डकैत नहीं, दस्यु नहीं, वन बंधु बोले। डकैत मिले ही नहीं वहां पर, आप तो डकैतों से मिलने की बात कर रहे हो। मैं वहां गया, मुझे सन्यासी मिले, साधु मिले, जवान लड़की, 18-20 साल, 22 साल, 25 साल की लड़की, पूरा गहना पहन के चंबल के भीड़ में चले जाए। आपने कभी सुना किसी डकैत ने, चंबल के दस्यु ने किसी महिला को लूट लिया हो? नहीं। एक घटना बताइए। नहीं, डकैत नहीं लूटते, पहले से लेकर अब तक की बता दीजिए। नहीं, अभी तक नहीं है। उनके लिए बहन बेटी जगदम्बा है। अच्छा। एक सिद्धांत की लड़ाई में उनकी पैरवी नहीं कर रहा हूँ, वो बातें सब हो गई, साइड में हो गई चीजें। तत्कालीन पुलिस प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार था और आज भी है। मेरे जैसे व्यक्ति को, मतलब मेरे ऊपर इतना बड़ा जानलेवा हमला हुआ, मतलब FIR करवाने में इतना टाइम लग गया, पुलिस का सहयोग नहीं मिला। अच्छा। ये उसको नहीं मिला जिसके साथ 150 IPS अधिकारियों ने पेड़ लगा दिए अब तक, 150 IPS अधिकारियों ने। मतलब मैं फोन करूं उसके लिए भी किसी IPS को कि ये देख लीजिए, मैंने आज तक फोन नहीं किया किसी को। हाँ, क्यों करूं मैं? पेड़ लगाने की बात होगी तो मैं कर दूंगा, सेवा का काम होगा तो। आपने कितने डकैत, मतलब मैं डकैत कहते हो, आप दस्यु कहते हो, कितने लोगों को मुक्त किया उनसे? 550 परिवार मेरे समर्थन में खड़े हैं आज। 550? और लगभग 38 जो कुख्यात जिनको कहते हैं, जिनके ऊपर 350 मर्डर थे, किसी में 1500 थे, वो सब साथ खड़े हैं। क्या बात है। जयपुर भी आए, अभी भी जाता हूँ, मिलता हूँ, बात भी होती है, फोन भी आता है। अभी क्या कर रहे हो? सुबह डकैत मुन्ना सिंह का फोन आया था आज। अभी क्या कर रहे हो? वो कोई पेड़ लगा रहा है, कोई गौशाला में चला रहा है, किसी ने स्कूल गोद ले ली, स्कूल में काम कर रहा है। अरे वो कमाल है। परिवर्तन की बयार जो बीहड़ के जंगलों में बह रही है, वो ऐसी बह जाएगी, मुझे नहीं पता था। स्पेशल थैंक टू इरफान भाई, विशेष आभार उनका है। क्रेडिट गोज टू इरफान भाई। मतलब जयप्रकाश नारायण जो काम करते थे उससे मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, तो बड़े लोग थे। नहीं, वो तो उनकी बात अलग ही है। हम तो बस ये है कि वही रास्ते पे हैं। लेकिन राजे महाराजाओं को आपने देखा है, राजा का बेटा राजा बनेगा सबसे बड़ा। मैं वैष्णव कुल से हूँ। अच्छा। हमारे यहाँ पर परिवार में सबसे बड़े बेटे को सन्यासी बनना अनिवार्य होता ही था। हाँ। मेरे कुछ पीढ़ियों तक। अच्छा। अभी ये संविधान और कानून सब चीजें होने के बाद वो हमारी परंपरा खत्म हो गई, इच्छा पर हो गई कि तुम्हारी इच्छा हो तो सन्यासी बनो, नहीं तो नहीं। पहले अनिवार्य होता था, नहीं भेजते थे तो हमारे साधु सन्यासी आते थे हाथी घोड़ों पे, वो लेके जाते थे, वो एक बड़ा बच्चा लेके जाते थे। कमाल है। एक बच्चा धर्म के लिए। अच्छा। हाँ, देश के धर्म के लिए। नागाओं ने क्या किया? या नागाओं ने युद्ध में कम किया। 1857 जब किसी भी जो मुस्लिम आक्रमण हुए, मुगलों के आक्रमण हुए, अंग्रेजों के हुए, उसमें क्या कम योगदान था उनका? नहीं है। वो तो ये है कि उसको दिखाया नहीं जा रहा, पढ़ाया नहीं जा रहा, अलग बात है। नहीं, इतिहास में आता है। जगत गुरु शंकराचार्य कटघरे में खड़ा हो जाए जहाँ पर, आप क्या बात करते हैं? आप तो बहुत छोटे तुच्छ लोग हैं, आप तो चरणों की धूल भी नहीं है उसके। आप कल्पना कीजिए, भारत में जगत गुरु खड़े हो जाए, हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है, धूल बन जाए। हम तो चाहते हैं कि बन जाए, जगत गुरु एक बार पाँव रख दे सर पे। भाग्य होगा हमारा। ये आपने दूसरा एक, आप देश में जितने फ्रीडम फाइटर हो उनके बारे में बहुत आपने कलेक्शन किया। आपको हम परिवार से मिले उनसे? हाँ, मिला। बचपन में हम सोचते तो थे कि भगत सिंह का परिवार कहाँ होगा, कैसा होगा, क्या होगा। एक अवसर आया, एक हमारे कोई पत्रकार जी, उन्होंने थोड़ा किराया दिया कि जाओ जाके आओ, उनके सहारे थोड़ा कहीं गए, फिर कहीं गए। 22 राज्यों में घूम करके और 56 क्रांतिकारी परिवारों को 2 साल लगे, लेकिन तलाश लिया। क्या बात है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तात्या टोपे, लोकमान्य तिलक, सावरकर, चाफेकर, बहुत सारे, लक्ष्मीबाई, बहुत ज्ञात अज्ञात भी मिले उनके सहारे। ऐसा भी एक गांव मिला जहां पर अभी भी कंकाल निकलते हैं, खोदते हैं तो 1857 के उसमें पूरा गांव क्रांतिकारी बन गया और शहीद हो गया। कौन सा गांव? बहुत सारे यही पास में आपके इसके महाराष्ट्र में ही है। मध्य प्रदेश में एक जगह गए, वहां पर एक गांव ऐसा मिला जहां पर बहुत सारे लोग थे।
छत्तीसगढ़ में गए तो वहाँ पर पुजारी परिवार था, मंदिर का पुजारी परिवार था, वो पूरा ही कुछ पीढ़ी के कुछ लोग बचे हैं जो वहाँ नहीं थे। बहुत कुछ है भारत में समझने सीखने के लिए, बहुत कुछ है। घूमना चाहिए। जीवन कम है इसकी सेवा करने की, कहीं जन्म लेंगे तब जाके थोड़ी आत्मा को शांति मिलेगी कि हमने कुछ किया है देश के लिए। ये है। आपने तो वो सब आए और प्रणब मुखर्जी की सेवा में उपस्थित होने का मौका मिला। अच्छा। याद किया। महान विद्वान नेता है प्रणब मुखर्जी। नहीं, प्रणब मुखर्जी अलग बात है, वो नेता नहीं थे, वो महान महान सन्यासी की तरह। वो कौन से पार्टी के नेता वगैरह वगैरह ऐसा कुछ नहीं, वो प्रणब दा के समक्ष उपस्थित होने का मिला और वहीं से प्रेरणा निकली कि कैसे आगे जीवन गति पकड़ेगा, और गति पकड़ी। सोचा नहीं था हमने। विष्णु जी, आगे आगे क्या करने वाले? अभी आपका यहाँ तक 30 साल तक अपना ये प्रवास हो गया, लेकिन आगे कैसा सोच रहा है आपने? जैसा बाबा महाकाल प्रेरणा देंगे वैसा काम आगे करना है। जैसा बाबा ने प्रेरणा दी वैसा करते रहे हैं, लेकिन हाँ कोशिश है कि कम से कम 100 गाँवों को पर्यावरण दृष्टि से आदर्श ग्राम बनाएं और 5 करोड़ पेड़ 2047 तक, जब भारत आज़ादी के 100 साल पूरे कर रहा होगा, तो 5 करोड़ पेड़ तो लगने चाहिए। 5 करोड़ पेड़ लगने चाहिए। कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है, उतना बड़ा लगता था जब मैंने कहा था 2007 में, अभी बड़ा नहीं लगता। ये संस्कार सुबह 1000 लगा के आया उन पेड़। 1000 पेड़ एक दिन में आपने लगाया? अभी कल हो रहा, जब आप कल लगा रहे हैं, डेली का काम चलेगा कहीं ना कहीं। आपने जहाँ कहा 1000 पेड़ लगाया, ये पिंपरी चिंचवड शहर है। ये शहर ने अभी तक गए 10 साल में मुझे लगता है 35 या 50 लाख पेड़ लगाया है। ये पिंपरी चिंचवड की बात करूं तो मैं पुणे में काम किया, देहू में, आकोडी में, आपके आलंदी निगड़ी, ये सब क्षेत्रों में देख रहा हूँ, कई सालों से आ रहा हूँ। पहली बार भास्कर रिकामे जी के जो सावरकर मंडल के माध्यम से आने का मौका मिला। उसके बाद लगातार कई सारी संस्थाओं से जुड़ने का मौका मिला यहाँ पर। अच्छा। पर्यावरण स्पेशली सामाजिक सरोकारों के अन्य जो अध्याय हैं उनको भी लोग पढ़ रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन स्पेशली पर्यावरण की बात करूं तो कई सारे एनजीओज के बीच मुझे जाने का मौका मिला है, उनके कामों को देखने का मौका मिला है। संभवतः 2017 में घोरडेश्वर की पहाड़ी पर यही रिकामे साहब और सावरकर मंडल ने पेड़ लगाए थे। बड़ा मैं 12 में था। ऐसे टैबलेट थे छोटे छोटे। हाँ। वो बच्चे कंधे पे पाइप लेके पीपी लेके पानी की, और जमीन से पहाड़ी पर जाते थे। मैं भी उनके साथ कुछ लेके गया था। अच्छा। मेरे पास है वो पुरानी फोटो कहीं पड़ी होगी। उस समय हमने सोचा नहीं था, मैंने सोचा मन में यार कि कहाँ मुझे अतिथि बुला लिया, कहाँ पेड़ लगवा रहे हैं। वो लगाए हमने जंगल में, थोड़ा शुरुआत की। पूरे पहाड़ पे कुछ नहीं पाता है, बड़ा सुकून महसूस करता हूँ हरियाली में। नहीं, पूरा पेड़ बड़े हरियाली, पूरा एकदम सघन हरा भरा पेड़। अभी पूरी पहाड़ी हरी हरी हो गई है, पता है? मालूम है, पूरा हरा भरा पहाड़ हो गया। वो नहीं था 2017 से पहले, नहीं था हरा भरा। कोई डोनेशन नहीं सरकार की तरफ से। क्या था? प्रत्येक व्यक्ति को, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को ये तय करना पड़ेगा कि भारत 2047 में आजादी क्या 100 साल पूरे कर रहा है, तो मेरा क्या योगदान होगा। मैं तो नहीं था 1947 में। मेरी तो बड़ी तमन्ना है कि मैं सुनता हूँ कभी कभी कि अलाउद्दीन ने ये किया, गजनी ने ये किया, वो औरंगजेब ने ये किया। मेरा तो बड़ा मन करता है कि 250 ग्राम लाल मिर्च बांट करके और मैं पता नहीं क्या उनको ऐसी जगह लगा देता, लेकिन मैं तो नहीं था वहाँ पे। नहीं थे, बराबर। तो मैं जब नहीं था उस समय, लेकिन आज मैं हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ। आज तो देश को जरूरत नहीं है कि मैं बंदूक बैठ के 47 लेके बीएड में जाऊँ या बॉर्डर पे जाऊँ। बॉर्डर में हमारे जवान बहुत बहादुरी से काम कर रहे हैं और दुनिया की मेरे ख्याल से बहुत गजब की स्थिति में है, और भारत लगातार गौरवान्वित हो रहा है। इसमें तो कोई दो मैं किसी सरकार की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। बड़ी समस्या है चैनल पर बोलना, लोग तुरंत आकलन करना शुरू कर देते हैं कि ये अलग सोचते हैं। लोग पता नहीं कि संघ का मतलब बीजेपी नहीं है। नहीं, संघ का अलग है, बीजेपी का अलग है। लेकिन वो अब जो है वो विचारधारा जो हमारी है उसमें कोई दो राय नहीं है। राष्ट्रवादी विचारधारा से हमारा है नहीं उसने। लेकिन ये जो 5 करोड़ पेड़ लगे ऐसा हमारा है, तो प्रत्येक व्यक्ति को तय करना चाहिए भारत के को। और ये जो सरकारों की बात आप करते हैं ना, मुझे लगता है कि सरकार पर निर्भर नहीं होना चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ, समाज क्या कर सकता है, समानांतर सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। पहले तय करो कि मैंने क्या किया है, नहीं किया है तो मैं करूं। सरकार ने क्या किया है उसके बगैर उस पे गीत गाते हैं सरकार। अरे भाई तुमने तो वोट दिया था, तुमने नहीं, तुम्हारे साथियों ने, सबने मिलकर तो बनाया। अब वो रिजल्ट भी तुम देख लो। और सत्ता तो चीज ही ऐसी है, वो वहां जाते आते जाते रहते हो, वहां जाके चंद लोग बचते हैं, बाकी सब वो चालू रहता है। क्या बात करनी है, सोचने का टाइम भी नहीं है सरकारों के बारे में। विष्णु जी, आपने कहा 2047 में भारत 100 साल पूरा करेगा आज़ादी के,
तब हिंदुस्तान में अगर ऐसा आप 5 करोड़ पेड़ लगा रहे हो, हर एक आदमी ने ऐसा अगर सोच लिया तो मुझे लगता है भारत ये पूरा जो पहले वाला भारत था, हम सिर्फ सुनते हैं हिंदुस्तान ऐसा था। मुझे लगता है मत लगाइए 5 करोड़, आप 10 करोड़ 20 करोड़ की बात मत कीजिए। उसके लिए बहुत लोगों को आंसू दे के आए हैं पहले, माँ बाप को, भाइयों को, परिवार को, बहुतों को, बहुत कुछ अपना सब कुछ लुटाकर, अपना घर बर्बाद करके, अपने ही हाथों से आग लगा करके और दुनिया को खुशियां देने चले हैं। ये रास्ता बड़ा खतरनाक है। तो 5 करोड़ की बात पूरी ईमानदारी के साथ करना, ये तो हर किसी का तो नहीं। इतना कर लीजिए, आपके जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनके जन्मदिन पर आपके जो सदस्य नहीं रहे हैं उन प्रियजनों की याद में, उनकी स्मृति में बस 10 20 50 पौधे, क्या बात है, इतना कर दीजिए। लेकिन इस शर्त पे कीजिए कि आप काटेंगे नहीं, उनको संभालेंगे। घर में 2 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं, उन बेटियों के नाम पर 10 चंदन के पेड़ लगा दीजिए। क्या बात है। वो बड़ी होगी तब तक वो इस लायक हो जाएगा कि वो शादी कर देगा उनकी चंदन पेड़ से। मतलब एग्जाम्पल दिया, चंदन का नाम मैंने इसलिए लिया कि अभी भारत सरकार ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसको रूल से बाहर कर दिया कि आप उसको बेच सकते हैं, इसलिए मैंने उसका नाम लिया। बाकी पौधे और भी थे, लेकिन वो चैनल पर बोल रहा हूँ, लोग पता नहीं बोलते कि तुमने ऐसा क्यों। चंदन सबसे कॉस्टली है, सबसे कीमती है, लेकिन अब लोग उसका चंदन की खेती कर सकते हैं। भारत सरकार ने उसको मुक्त कर दिया उससे। नहीं, आप बात मैंने बताई कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं का योगदान भारत के प्रति, अपने देश समाज के प्रति निर्धारित करे। बहुत कुछ संभावनाएं हैं। तो महाराष्ट्र में तो स्पेशली बहुत संभावनाएं काम करने की। लोग, बहुत युवाओं को देखता हूँ, बुजुर्गों को देखता हूँ। एक बहन जी इधर कहीं मिली, वो घर में थैली में ही, प्लास्टिक की थैली में ही बहुत सारी आम की गुठलियां मैंने देखी, घर में ऐसे लाइन लगा रखी है, इतने आम उगे हुए हैं। क्या बात, मैं क्या बताऊँ। मैं किसी के यहाँ पर गया तो उन्होंने एक अलग नवाचार कर रखा है। एक बुजुर्ग आदमी है, वो कुछ नहीं करते, वो हमारे ये जो आपके क्या बोलते हो आप इनको, जो जूस निकालने वाले हैं, कई सारे जो है, इन लोगों के पास वो जाते हैं, उनको बोल रखा है उन्होंने। और उनसे भी मैंने प्रेरणा लेकर के जयपुर में 2-3 लोगों को बोला, आम वाले को, जूस वाले को बोला कि भैया जितना जूस निकलता है आम की गुठली निकाल लो। और बोरिया भर के उसने 4-5 दे दिए हमारे को, और उससे वो हमने किसी के खेत में डाल दी, सब निकल आए। अब जाऊंगा अभी कुछ दिनों बाद में, उसमें थैलियों में लगा करके रख देंगे। अगले साल तक वो ऐसी जगह रख दो जहाँ पानी है, किसी के भी खेती में रख दो। मेरा तो कुछ है नहीं, मैं तो सरकार ने जमीन देने का वो किया हो तो हमने तो नहीं लिया अभी। सरकार ने दिया था आपको? हाँ, मतलब सरकार ने, पिछली सरकार ने घोषणा करी, इन्होंने भी याद किया करने को। क्या करूं मैं जमीन का, मेरे बाप के घर में मैं खूब छोड़ के आया हूँ ना। नहीं, आपका इंटेंशन अलग है, आपका हेतु अलग है। विष्णु जी, आपने यहाँ आकर पूरी डिटेल में पर्यावरण के बारे में बात की।